सफलता के लिए सबसे ज़रूरी बात ये होती है कि आपको अपने आप पर विश्वास कितना है। जितना ज़्यादा आपको अपने ऊपर विश्वास होगा कि हाँ, ये मैं कर सकता हूँ और लगातार आप काम करते रहेंगे, तो आपका विश्वास और ज़्यादा बढ़ता रहेगा और आप आखिरकार उस काम में सफल हो जाएंगे। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूँ आपका दोस्त कवि आदि गणेश। स्वागत करता हूँ और प्रारंभ करते हैं आज कक्षा 11 का जो अध्याय अपना चल रहा है। आज है अपना पाठ 7वां। आरोह है भाग 1 से हम ये पढ़ेंगे। ठीक है। मन्नू भंडारी साहिबा का अध्याय कौन सा क्या है वो हम आगे बाद में देखेंगे। सबसे पहले आप टेलीग्राम चैनल अगर नहीं ज्वाइन कर रखा है आपने तो कर लीजिए, कवि आदि गणेश हिंदी, जिस पर 3300 से ज़्यादा लोग जुड़े हैं। उस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अगर सर्च करते हैं तो कवि आदि गणेश हिंदी इस नाम से सर्च करें। हिंदी आपको देवनागरी में लिखना है। अनुरोध, वीडियो को लाइक कर दो, आप शेयर कर दो और पहली बार देख रहे हो सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लो। जो नए साथी जुड़े उनको मैं बता दूं, अपनी 2 क्लासेज होती है अभी। 3 PM के ऊपर ये पाठों वाली और शाम को 8 PM के ऊपर काव्य शास्त्र की। ठीक है। अभी तक हमने कक्षा 9 और 10 की चारों पुस्तकें कंप्लीट कर ली है। कक्षा 11 के अंदर अंतराल भाग 1 और वितान भाग 1 है जो कंप्लीट कर ली, और अभी अपनी आरोह भाग 1 चल रही है। शाम को काव्य शास्त्र और हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास जो पुस्तक कक्षा 11 और 12 के लिए कॉमन रूप से चला करती है हिंदी लिटरेचर की, वो भी हमने पढ़ ली। प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। चलिए प्रारंभ करते हैं। और डिमोटिव रहते हैं आप, मोटिवेशनल वीडियो देखना चाहते हैं, पढ़ाई से संबंधित जो कुछ भी आपकी माफ करें, जो कुछ भी आपकी पढ़ाई से संबंधित समस्याएं होती है उनके निस्तारण हेतु मैं मेरा दूसरा चैनल है आदि की आवाज़, जिस पर मोटिवेशनल वीडियो बनाता हूँ। आज भी एक वीडियो डाला है कि आपके जीवन के अंदर सफलता के अंदर सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, तो वो आप आदि की आवाज़ यूट्यूब चैनल पर जाकर देख लीजिएगा। देखिए, लोकप्रियता कभी भी रचना का मानक नहीं बन सकती। जो लोकप्रियता होती है वो कभी भी रचना का मानक नहीं बन सकती है। असली मानक तो होता है रचनाकार का दायित्व बोध। उसका कर्तव्य क्या, दायित्व क्या है, उसको बोध हो जाना, वो होता है उसके सरोकार और उसकी जीवन दृष्टि। एक कहानी यह भी, यहाँ से ये पंक्तियाँ हैं जो ली गई है, ध्यान में रखिएगा। प्रारंभ करते हैं मन्नू भंडारी साहिबा के परिचय को। तो जन्म होता है 1931 में। कहाँ पर? भानपुरा, मध्य प्रदेश में होता है। प्रमुख रचनाओं की हम बात करें अगर, तो एक प्लेट सैलाब, मैं हार गई, 3 निगाहों की एक तस्वीर, यही सच है, त्रिशंकु, आंखों देखा झूठ, ये सभी के सभी क्या है? कहानी संग्रह है, जिनमें मैं हार गई इसका आप समय लिखें तो प्रकाशन 1957, और मैं हार गई का ये हो जाएगा एक प्लेट सैलाब का 1962, यही सच है का आपके है 1966, 3 निगाहों के एक तस्वीर 1968। ये चाहें तो आप लिख सकते हैं, बाकी अध्याय में जितना कुछ दिया हुआ है वहीं से सवाल वैसा का वैसा परीक्षा में पूछा जाएगा। त्रिशंकु इसका हो जाएगा 1978, त्रिशंकु 1978। ठीक है। और आंखों देखा झूठ, ये सभी के सभी क्या है? कहानी संग्रह है। एक इनका और रानी माँ का चबूतरा भी है। ठीक है। आगे हम बात करें आपका बंटी, महाभोज, स्वामी, 1 इंच मुस्कान, ये राजेंद्र यादव के साथ 1 इंच मुस्कान, ये क्या है? उपन्यास है सभी के सभी जिनमें आपका बंटी 1971, महाभोज 1979, 1 इंच मुस्कान, और एक और इनका कलवा नाम से भी उपन्यास है। नाटक की बात करें, इनके नाटकों में एक नाटक है बिना दीवारों का घर, इनका नाटक है बिना दीवारों का घर, लिख लीजिए आप, बिना दीवारों का क्या घर, 1962। पटकथाओं में देखें तो रजनी,
आज जो हम पढ़ेंगे वो यही पटकथा ही है, इसकी जो विधा है। पटकथाओं में रजनी, निर्मला, स्वामी और दर्पण। ठीक है। और इनकी जो आत्मकथा है उसका शीर्षक है कहानी यह भी। ठीक है, कहानी यह भी। चलिए बात करते हैं सम्मान के अंदर इनके। तो हिंदी अकादमी दिल्ली का इनको शिखर सम्मान भी मिला है और बिहार सरकार का भी मिला है। भारतीय भाषा परिषद कोलकाता से भी सम्मानित हुई है ये। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी और उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा भी ये पुरस्कृत है जो हुई है। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी से भी इनको नवाजा गया, यहाँ से पुरस्कृत हुई है। देखें हम इनके विषय में तो मन्नू भंडारी हिंदी कहानी में उस समय सक्रिय हुई। किस समय? जब जो नई कहानी आंदोलन है ना अपने उठान पर था, बिल्कुल आगे बढ़ रहा था। और नई कहानी आंदोलन यानी कि छठा दशक में जो नया मोड़ आया उसमें मन्नू भंडारी जी का विशेष योगदान रहा है। उनकी कहानियों में कहीं पारिवारिक जीवन तो कहीं नारी जीवन और कहीं समाज के जो विभिन्न वर्ग हैं उनके जीवन के अंदर जो विसंगतियां हैं उनको विशेष रूप से आत्मीय अंदाज में जो अभिव्यक्ति दी है, अभिव्यक्त किया है, प्रकट किया है। उन्होंने आक्रोश भी, व्यंग्य भी और संवेदना को मनोवैज्ञानिक रचनात्मक आधार जो दिया है, साइकोलॉजिकल तरीके से प्रस्तुति दी है। वह चाहे कहानी हो फिर या उपन्यास हो या फिर पटकथा ही क्यों न हो साहब। ठीक है। यहाँ आप यानी कि आज के इस अध्याय के अंदर यहाँ आप मन्नू जी द्वारा लिखित एक पटकथा पढ़ने जा रहे हैं। तो जो आज पटकथा हम पढ़ेंगे रजनी, तो आपको पूरी रजनी की विधा तो यह एक पटकथा है। और पटकथा यानी पट या स्क्रीन के लिए लिखी गई वह कथा, रजत पट या फिल्म का स्क्रीन के लिए भी हो सकती है, एक फिल्म भी निर्माण की जा सकती है इस पर, और टेलीविज़न के लिए भी। मूल बात तो यह है कि जिस तरह मंच पर खेलने के लिए नाटक लिखे जाते हैं ना, उसी तरह कैमरे से फिल्माए जाने के लिए क्या पटकथा है जो लिखी जाती है, यूँ कहीं स्क्रिप्ट मान सकते फिल्म की। कोई लेखक किसी भी दूसरी विधा में लेखन करके उतने लोगों तक अपनी बात जो नहीं पहुंचा सकता जितने की क्या पटकथा लेखन द्वारा। क्योंकि जो पटकथा होती है वो शूट होने के बाद धारावाहिक या फिर फिल्म के रूप में क्या लाखों करोड़ों दर्शकों तक जो पहुंच जाती है। एक तो आपने कोई पटकथा लिखी बस किताब में छाप दी, कुछ एक लोग पढ़ेंगे उसको जिनको उसकी जानकारी होगी, बाकी अगर उस पर फिल्माया जाए, शूट हो जाए वो पूरी तरीके से, तो लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंच सकती है वो पटकथा। वही बात है। इस लोकप्रियता के चलते ही पटकथा लेखन की और लेखकों का भी क्या पर्याप्त रुझान हुआ और पत्र पत्रिकाओं तथा पुस्तकों में भी पटकथाएं छपने लगी है। प्रस्तुत पाठ में रजनी धारावाहिक की एक जो कड़ी दी जा रही है, जो रजनी धारावाहिक उसकी जो पटकथा उसकी एक कड़ी दी जा रही है। यहाँ पर रजनी क्या है, जो शीर्षक है आज की इस अध्याय का पटकथा का, पिछली सदी के 90 दशक का एक बहुचर्चित टीवी धारावाहिक रहा है। कब का? पिछली सदी की यानी 90 दशक का चर्चित धारावाहिक रहा है। यह वह समय था जब हम लोग और बुनियाद जैसे सोप ओपेरा दूरदर्शन का क्या भविष्य गढ़ रहे थे। बासु चटर्जी के निर्देशन में बने इस धारावाहिक की, आपको पूछ लिया जाए ये धारावाहिक किसके निर्देशन में बना, तो बासु चटर्जी के निर्देशन में। हर कड़ी अपने में क्या स्वतंत्र है और मुकम्मल होती है पूरी तरीके से। पूरी जो बात कहना चाहते हैं, जो स्पष्ट करना चाहते हैं, वो हर कड़ी के अंदर स्पष्ट होती है। और उन्हें आपस में गूंथने वाले सूत्र क्या, रजनी थी। पूरा सेंटर में यही रही पूरे इसमें एपिसोड में, पटकथा में। हर कड़ी में ये जुझारू और इंसाफ पसंद स्त्री पात्र किसी न किसी सामाजिक राजनीतिक समस्या से जूझती नजर आती है। तो रजनी को किस प्रकार का दिखाया गया इसमें? हर कड़ी के अंदर जुझारू और इंसाफ पसंद स्त्री पात्र दर्शाया गया है। जो प्रस्तुत अंश है इसमें व्यवसाय बनती शिक्षा की समस्या की ओर जो हमारा ध्यान खींचता है। ये जो रजनी का अंश है ये किस ओर ध्यान खींचता है? ध्यान में रखिएगा इस पंक्ति को, इस बिंदु को, कि जो व्यवसाय बनती, जो आज की जो शिक्षा व्यवसाय बनती जा रही है ना, उस समस्या की ओर ध्यान है जो खींचती है ये। तो प्रारंभ करते हैं रजनी
एक तरीके से क्या है, पट कथा है साहब, ध्यान में रखिएगा आप। तो जो पट कथा है अपने इस प्रकार से प्रारंभ होती है साहब कि मध्यम वर्गीय परिवार के फ्लैट का एक कमरा है और एक महिला रसोई में क्या व्यस्त है। घंटी बजती है, बाई दरवाज़ा खोलती है और रजनी का क्या होता है, प्रवेश होता है। और इस प्रकार आगे बढ़ती है पटकथा। रजनी, लीलाबेन कहाँ हो, बाजार नहीं चलना क्या। तो ये पहला ही कथन है जो याद रखिएगा। कई बार पिछली परीक्षाओं में ऐसा देखने को मिला है, किसी न किसी पटकथा हो, कोई नाटक हो, संवाद वाला पाठ हो ऐसा उन, या फिर पद्य हो, और यहाँ तक कि गद्य भी, जो उसकी पहली पंक्ति है वो देकर पूछा गया ये पंक्ति है जो कहाँ से ली गई है। तो लीलाबेन कहाँ हो, बाजार नहीं चलना क्या, कहाँ से ली गई है, रजनी पटकथा से ली गई है, मन्नू भंडारी साहिब आगे। ठीक है। लीला रसोई में से हाथ पोंछते हुए निकलती है। चलना तो था, पर इस समय तो अमित आ रहा होगा अपना रिजल्ट लेकर। आज उसका रिजल्ट निकल रहा है न। तो ध्यान में रखिए, ये इतना सा कथन देकर पूछ ले कि आज उसका रिजल्ट निकल रहा है न, तो आज उसका रिजल्ट, उसका यहाँ पर कौन है, तो यहाँ पर साहब अमित की बात हो रही है। और अमित आगे कौन है वो आगे हम देखेंगे, तो आपको ध्यान में रखना अमित का रिजल्ट की बात हो रही है। रजनी क्या कहती है, अरे वाह, तब तो मैं मिठाई खाकर ही जाऊंगी। अमित तो पढ़ने में इतना अच्छा है कि फर्स्ट आएगा, और नहीं तो सेकंड तो कहीं गया नहीं। ये समझिए कि फर्स्ट आएगा, लेकिन फर्स्ट नहीं आए तो सेकंड तो उसकी रैंक पक्की है। तुमको मिठाई भी बढ़िया खिलानी पड़ेगी, फिर सूजी के हलवे से काम नहीं चलने वाला, मैं अभी से जो बता देती हूँ तुम्हें। ये रजनी कह रही है लीला को। फिर लीला बोलती है हंसकर, नहीं नहीं, मैं तुम्हें अच्छी मिठाई ही खिलाऊंगी, मैंने पहले से मंगवा कर रखी है, केसरिया रसमलाई। कौन सी मिठाई, केसरिया रसमलाई, और अमित को बहुत पसंद है ना ये तो। रजनी, देखा, मुझे अपने घर में ही केसर की सुगंध आ गई थी, बाजार का तो मैं बहाना करके चली आई, वरना तुम तो मुझे काट ही देती। लीला, कैसी बात करती हो, मैं एक बार काट भी दूं, लेकिन अमित अपने मुंह में डालने से पहले रसमलाई लेकर तुम्हारे फ्लैट में है जो दौड़ता। मैं कोई भी चीज़ घर में बनाऊं या बाहर से लाऊं, अमित जब तक तुम्हारे भोग नहीं लगा लेता नहीं रजनी के, हम लोग खा थोड़े ही सकते हैं। रजनी आंटी तो हीरो है उसकी, रजनी आंटी तो हीरो है उसकी किसकी, अमित की। ध्यान में रखना, दोनों खिलखिलाकर हंसती है रजनी और लीला। रजनी क्या कहती है साहब कि बहुत मेधावी बच्चा है अमित, तुम देखना आगे जाकर क्या बनता है। लीला को कर रजनी की, तो देखना आगे जाकर क्या बनता है वो। लीला, बस सब तुम्हारा ही आशीर्वाद है। आशीर्वाद में क्या संधि होगी बताना, देखिए कमेंट करके। फिर घंटी बजती है साहब। लीला एक तरफ से दौड़ते हुए दरवाज़ा खोलती है, अमित का प्रवेश होता है। रोज की तरह भारी बस्ते की जगह एक हल्का सा थैला है आज। रजनी अमित को बाहों में भरने के लिए दोनों बाहें फैलाते हुए आगे बढ़ती है। कौन, रजनी। कॉन्ग्रेचुलेशंस अमित, बधाई हो। बधाई देने के लिए रजनी आंटी पहले से मौजूद है। अमित का चेहरा उतरा हुआ है साहब, पर दोनों में से अभी उस पर किसी का ध्यान नहीं गया दोनों का। अमित आंसू भरी आंखों से थैले में से रिपोर्ट कार्ड निकालकर माँ की ओर फेंकते हुए, अमित लो लो लो, देखो क्या हुआ है मेरे रिजल्ट का। मैंने कितना कहा था कि मैथ्स में भी मेरी ट्यूशन लगवा दीजिए, वरना मेरा रिजल्ट है जो बिगड़ जाएगा। बस यही हुआ, मैथ्स में ही तो पूरे नंबर आ सकते हैं, रिजल्ट बन और बिगड़ सकता है। रिपोर्ट रजनी देखने लगती है, लीला उसे अपनी बाहों में भरकर। लीला, पर तू तो सारे सवाल ठीक करके आया था ना, यहाँ आकर पापा के सामने तूने फिर से किया था अपना सारा पेपर, सब तो ठीक था। तेरे पापा ने ही कहा था कि 4-5 नंबर भले ही कट जाए, काट ले सफाई उपाय के, पर 95 तो क्या पक्के हैं, 95 तो पक्के हैं। कौन कहता है, बापू कहता है ये बात। रजनी रिपोर्ट देखते हुए, पर मिले तो कुल 72 ही हैं। फिर दूसरे विषयों के नंबर भी पढ़ने लगती है। इंग्लिश 86, हिस्ट्री 80, सिविक्स 88, हिंदी 82, ड्राइंग 90। सबसे कम क्या है, मैथ्स में ही है। अमित गुस्से और दुख से
कम तो होंगे ही, ट्यूशन नहीं लेने से मिलते हैं, ट्यूशन नहीं लेने से मिलते हैं कहीं अच्छे नंबर, कि ट्यूशन नहीं लेने से कोई अच्छे नंबर आते हैं क्या? ट्यूशन लेनी पड़ती है। सर तो बार बार कहते थे कि ट्यूशन कर लो, ट्यूशन कर लो, वरना फिर बाद में क्या रोना मत, हमें मत करना। तो इतने में रो पड़ता है वो लीला अपराधी की तरह एक सफाई देते हुए। तुझे अंग्रेजी को लेकर थोड़ी परेशानी थी, सो अंग्रेजी में करवा दी थी ट्यूशन। अब दो दो विषयों की जो ट्यूशन है, फिर लंबी चौड़ी फीस। बेटे, अपने आर्थिक मजबूरी की बात ही वह शब्दों से नहीं चेहरे से व्यक्त करती है, पर यह तो अंधेरी हुआ कि सारा पेपर ठीक हो, फिर भी ये जो नंबर काट लो साहब। रजनी बोलती है। रजनी की बाहों में एकाएक बल पड़ जाते हैं और वह रोते हुए अमित को खींचकर अपने पास सटा लेती है, अपने पास सीने से लगा लेती है। रो मत, आंसू पहुँचते और कि अमित रोएगा नहीं समझे, मैं जो पूछती हूँ उसका जवाब देना, बस कुछ देर रुकर। तुझे अच्छी तरह याद है कि तूने पूरा पेपर ठीक किया था। अमित स्वीकृति में सिर हिलाता है। पापा के पास दोबारा पेपर करने से पहले दोस्तों से या किताबों से उन सवालों के जवाब तो नहीं देख लिए थे? अमित, नहीं, ज्यों के त्यों आकर कर दिए थे, हमको आते थे वो सारे सवाल, के हमको आते थे वो सारे के सारे सवाल। रजनी, मैथ्स के सर कौन है? आपको ये कथन दे दे, ध्यान में रखना कि मैथ्स के सर कौन है, किसका कथन है? रजनी का कथन है। अमित कहता है मिस्टर पाठक। तो पूछ लिया जाए मिस्टर पाठक किस विषय के अध्यापक हैं? मैथ्स के सर हैं वो, ठीक है। रजनी, कितने लड़के ट्यूशन लेते हैं उनसे? अमित, 22 लड़के ट्यूशन लेते हैं। तो मैथ्स की ट्यूशन जो है पाठक साहब से कितने लड़के लेते हैं? 22 लड़के लेते हैं। ध्यान में रखना, कितने लड़के? 22। और मैथ्स के सर कौन? मिस्टर पाठक। साल के शुरू में तो 8 लेते थे क्या? अभी भाई साल के जब स्टार्टिंग हुआ था ईयर, तब तो 8 लेते थे, फिर पहले टर्मिनल के बाद में से 15 हो गए थे। हाफ ईयरली के बाद 7 लड़कों ने और लेना शुरू कर दिया, और मुझसे भी मुझे भी तभी से जब वो कह रहे हैं कि आजा बेटा, नहीं तो नंबर कम आएंगे। आगे यहाँ पर लीला कहती है कि हाफ ईयरली में तो इसके 96 मार्क्स नंबर आए थे, और इसी ने बताया था कि क्लास में सबसे ज़्यादा है। तो पूछ लिया हाफ ईयरली में कितने मार्क्स आए थे अमित के? 96। रजनी, उसके बाद भी कहते थे कि ट्यूशन लो। अमित, हाँ, कॉपी लौटाते हुए कहा था कि तुमने किया तो अच्छा है, पर यह तो हाफ ईयरली है, बहुत आसान पेपर होता है इसका। तो अब अगर ईयरली में भी पूरे नंबर लेने हैं ना, तो मैं तो ट्यूशन लेना शुरू कर दो अब, वरना रह जाओगे। 7 लड़कों ने तो शुरू भी कर दिया था, पर मैंने जब मम्मी पापा से कहा, हमेशा बस एक ही जवाब, मम्मी की नकल उतारते। मैथ्स में तो वैसे ही बहुत अच्छा है, क्या करेगा ट्यूशन लेकर? देख लिया, अब 6th पोजीशन आई है मेरी, जो आज तक कभी नहीं आई थी साहब। तो पोजीशन कौन सी? 6th पोजीशन बताई। अमित की आंखों से फिर है जो आंसू टपक पड़ते हैं। रजनी डांटते हुए, फिर आंसू? जानता नहीं, रोने वाले बच्चे रजनी आंटी को बिल्कुल पसंद नहीं। मम्मी ने बिल्कुल ठीक ही कहा और ठीक ही किया। जिस विषय में तुम वैसे भी बहुत अच्छे हो, उसमें क्यों लोगे ट्यूशन? ट्यूशन तो कमज़ोर बच्चे लेते हैं। अमित कहता है, आप जानते नहीं आंटी, अच्छे बुरे की बात नहीं होती है, अगर सर कहे और बार बार कहें तो लेनी ही होती है, वरना तो नंबर है जो कम ही आते हैं फिर। रजनी, पेपर अच्छा करो तब भी नंबर कम हो जाते हैं। अमित, हाँ, कितना ही अच्छा करो फिर भी कम हो जाते हैं, जैसे मेरे हो गए हैं। रजनी, यानी कि अच्छा पेपर करने पर भी कम आते हैं, सिर्फ इसलिए कि ट्यूशन नहीं लेती? तो ये तो सर की गलती नहीं, बदमाशी है, और तू मम्मी से लड़ रहा है, सर से जाकर लड़ कि सर को जाकर पकड़। अमित इस भाव से सिर हिलाता है मानो कितनी बेकार की बात कर रही है रजनी आंटी। लीला 2 गिलासों में शिकंजी बनाकर लाती है। अमित लेने के लिए हाथ नहीं बढ़ाता तो रजनी है जो झिड़कती है उस पर, लो इसे। रजनी, चलो पियो शिकंजी, देखते नहीं चेहरा कैसे पसीना पसीना हो रहा है। दोनों शिकंजी पीने लगते हैं। इस दौरान रजनी कुछ सोच रही है शिकंजी ख़त्म करके। कल आप 9 बजे तैयार रहिए अमित साहब, आपके स्कूल चलना है। रजनी बोलती है कि 9 बजे तैयार हो जाना, स्कूल चलेंगे अपन कल। अमित एकदम डर जाता है।
कल से तो छुट्टी है, पर आप अगर स्कूल जाकर कुछ कहेगी तो सर मुझसे हैं जो बहुत गुस्सा हो जाएंगे। वहाँ मत जाइए प्लीज़, वहाँ बिल्कुल मत जाइए। किसका कथन? अमित का कथन, ध्यान में रखना आप। लीला, हाँ रजनी, तुम कुछ करोगी कहोगी तो अगले साल कहीं और ज़्यादा परेशान न करे इसे। अब जब रहना इसी स्कूल में है तो इन लोगों से है जो झगड़ा क्यों करना साहब, झगड़ा नहीं करना। इसी प्रकार दबे होकर रह जाते हैं कई लोग, और यहीं से ये घूस वाला सिस्टम चल जाता है। देख लीजिए आप। रजनी, बात को बीच में ही काट कर गुस्से से, यानी कि वे लोग जो भी जुल्म ज्यादती करें हम लोग चुपचाप बर्दाश्त करते जाएं। सही बात करने में डर रहा है तुझे तेरी माँ को? अरे जब बच्चे ने सारा पेपर ठीक किया है तो हम कॉपी देखने की मांग तो कर ही सकते हैं, पता तो लगे आखिर किस बात के नंबर काटे गए हैं। अमित झुंझलाकर, बता तो दिया आंटी आप। रजनी गुस्से से, ठीक है तो अब बैठ कर रहो तुम माँ बेटे दोनों। ठीक है तो अब बैठ कर रहो तुम माँ बेटे दोनों। तो किसका कथन? रजनी कथन। और माँ बेटे दोनों कौन है यहाँ पर? लीला और अमित। ये कथन आप ध्यान में रखिएगा साहब, पूछ सकते हैं। दंदना निकल जाती है रजनी, दोनों के चेहरे पर जो एक असहाय सा भाव। लीला, अब ये रजनी कोई और मुसीबत न है जो खड़ी करिए। दृश्य समाप्त होता है साहब। नया दृश्य, नए दृश्य में क्या है? स्कूल के हेडमास्टर का कमरा है, बड़ी सी टेबल है, एक दीवार के सहारे रखी कांच की अलमारी के बच्चों द्वारा जीते हुए कप हैं, शीट्स जमे हुए रखे, जैसे आप प्रिंसिपल के ऑफिस में देखते हो, अपने स्कूलों में देखा होगा। दीवार पर कुछ नेताओं की तस्वीरें हैं, एक बड़ा सा मैप लटका है। एक स्कूल के हेडमास्टर के कमरे का वातावरण तैयार किया जाए। हेडमास्टर काम में व्यस्त है, चपरासी बड़े अदब से एक चिट लाकर रखता है। हेडमास्टर कुछ क्षण उससे देखता रहता है। हेडमास्टर, बुलाओ। तो रजनी का प्रवेश नमस्कार करती है। हेडमास्टर, बैठिए कुछ देर रुक कर, कहिए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। रजनी, मैं 7th क्लास के अमित सक्सेना की मैथ्स की कॉपी है जो देखना चाहते हूँ। तो आप मैं अमित की क्लास पूछते तो 7th क्लास, ठीक है। हेडमास्टर के चेहरे पर ऐसा भाव जिसे कुछ न समझाओ। ईयरली एग्जाम की कल ही जिसका रिजल्ट है जो निकला उसकी कॉपी देखनी है मुझे। हेडमास्टर, सॉरी मैडम, ईयरली एग्जाम की कॉपियाँ तो हम लोग जो नहीं दिखाते हैं। रजनी, जानती हूँ मैं, लेकिन बात यह है कि अमित ने मैथ्स का पूरा पेपर ठीक किया था, लेकिन उसे कुल 72 नंबर ही आए हैं, उसके 72 नंबर ही मिले हैं। तो कॉपी देखकर सिर्फ ये जानना चाहते हूँ कि अमित को अपने बारे में कुछ गलतफहमी तो हो गई है या फिर एक एक शब्द पर जोर देकर गलती एग्जामिनर की है। तो रजनी कहती है कि इसको कोई गलतफहमी हो गई है या फिर एग्जामिनर की गलती है, मुझे देखना है आप। हेडमास्टर सारी बात को बहुत हल्के ढंग से जो लेते हुए, आप भी कमाल करते हैं, बच्चे ने कहा और आपने मान लिया। अरे हर बच्चा घर जाकर यही कहता है कि उसने पेपर बहुत अच्छा किया है और उसे बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। अगर हम इसी तरह कोप में दिखाने लग जाएं तो यहाँ तो पेरेंट्स की भीड़ लग रही रहेगी सारे समय। इसीलिए तो ईयरली एग्जाम कोप में न दिखाने का नियम बनाया गया है। और स्कूलों में, रजनी अपने गुस्से पर काबू पर, देखिए आप चाहे तो अमित का पूरा रिजल्ट देख सकते हैं। मैथ्स में हमेशा 100% नंबर लेता रहा है और इस साल भी उसने पूरा पेपर ठीक किया है, तेज आ ही जाता है। फिर कॉपी देखकर मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि नंबर आखिर कटे किस बात के हैं साहब, ये बताओ। हेडमास्टर, आप बहस करके बेकार ही अपना और मेरा समय बर्बाद कर रही है। मैंने कह दिया न कि इस कॉपियों को दिखाने की कोई आवश्यकता है जो नहीं है, और मैं नियम नहीं है जो तोड़ूंगा, कि कॉपियों को दिखाने का नियम भी नहीं है और मैं नियम नहीं तोड़ूंगा। रजनी व्यंग्य से, नियम? ओहो, यानी कि आपका स्कूल बहुत नियम से चलता है। हेडमास्टर, व्हाट डू यू मीन, क्या मतलब आपका? रजनी, व्हाट डू यू मीन किसका कथन है? हेडमास्टर का, ध्यान में रखना। और ऊपर वाला नियम, यानी कि आपका स्कूल बहुत नियम से चलता है। रजनी कहती है व्यंग्य से, कटाक्ष करती हूँ। रजनी, आई मीन व्हाट आई से, नियम का जरा भी ख्याल होता तो इस तरह की हरकतें नहीं होती। स्कूल में कोई बच्चा बहुत अच्छा है किसी विषय में, फिर भी उसे मजबूर किया जाता है कि वह ट्यूशन ले। ये कौन सा नियम है आपके स्कूल का? रजनी यहाँ पर गोली बना रही। हेडमास्टर, देखिए ये टीचर्स और स्टूडेंट्स का अपना आपसी मामला है। वो पढ़ने जाते हैं
और वो पढ़ाते हैं। इसमें न स्कूल आता है न स्कूल के नियम। इस बारे में हम क्या कर सकते हैं? रजनी, कुछ नहीं कर सकते आप तो मेहरबानी करके ये कुर्सी छोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ पर कुछ कर सकने वाला आदमी चाहिए जो ट्यूशन के नाम पर चलने वाली धांधलियों को रोक सके, मासूम और बेगुनाह बच्चों को ऐसे टीचर्स के शिकंजों से बचा सके जो ट्यूशन न लेने पर बच्चों के नंबर है जो काट लेते हैं, और आप हैं कि कॉपियाँ न दिखाने के नियम से उनके सारे गुना ढक देते हैं। यहाँ पर हेडमास्टर चीख कर, विल यू प्लीज़ गेट आउट ऑफ दिस रूम, बाहर जाओ यहाँ से। जोर जोर से घंटे बजाने लगता है, दौड़ता हुआ चपड़ा आता है, मैम साहब को बाहर ले जाओ यहाँ से। रजनी, मुझे बाहर करने की ज़रूरत नहीं है, बाहर कीजिए उन सब टीचर्स को जिन्होंने अपनी नाक के नीचे, आपकी नाक के नीचे ट्यूशन का ये घिनौना रैकेट है जो चला रखा है व्यंग्य से। पर आप तो कुछ कर नहीं सकते, इसलिए अब मुझे कुछ करना होगा और मैं करूँगी, देखिएगा आप। गुस्से से तमतमाते हुए निकल जाती है। हेडमास्टर चपरासी पर ही बिगड़ पड़ता है, जाने किस किस को भेज देते हो भीतर। चपरासी, मैंने तो आपको स्लिप ला कर दी थी साहब। हेडमास्टर गुस्से में स्लिप की चिंदी चिंदी करके जो फाड़ कर फेंक देता है, कुछ इस भाव से मानो रजनी की जो चिंदियाँ हैं जो बिखेर रहा हो। दृश्य समाप्त होता है, नया दृश्य प्रारंभ होता है। साथियों, आज थोड़ी सी गले में वापस ज़रा सी तकलीफ़ हो रही है, तो आज इतना ही पढ़ेंगे हम। वीडियो को लाइक कर दीजिए, आप शेयर कर दीजिए। पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कवि आदि गणेश हिंदी नाम से, जिस पर 3300 से ज़्यादा लोग जुड़े। उस चैनल को आप ज्वाइन कीजिए। मोटिवेशनल वीडियो के लिए आदि की आवाज़ नाम से दूसरा यूट्यूब चैनल है, उसको सब्सक्राइब कीजिए। कल इस अध्याय को कंप्लीट करते हैं, फिर मिलता हूँ।